हेलो दोस्तों, स्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। तो मैं इंजीनियर आर के आनंद आप लोग के लिए लाया हूँ 3D ज्योमेट्री का एक नया चैप्टर। ये मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेस में पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी पोजीशन वेक्टर भी निकालेंगे। स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, स्पेस में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, स्पेस में प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ये सब टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन किया जाएगा इस पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री जो है आपका मैथ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें क्या है कि 3D, इसका फुल नेम जाने तो 3 डायमेंशन होता है। क्या होता है? 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन, अब डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए डायमेंशन, हम लोग जितना भी पढ़े, ऐसा डायमेंशन दो टाइप का ही नहीं होता। ठीक है, डायमेंशन अगर देखा जाए तो 3 टाइप का होता है। ठीक है, अभी तक फिलहाल एक हो जाएगा 1D, ठीक है, एक हो जाएगा 2D और एक हो जाएगा 3D। ठीक है, 1D में क्या होता है ना कि सिर्फ लेंथ होता है या विड्थ होता है, एक ही कोई चीज़ होगा। ठीक है, 1D में कोई भी चीज़ होगा अगर तो लेंथ होगा सिर्फ, या तो विड्थ होगा। ठीक है, या तो विड्थ होगा, ध्यान रखिएगा। 2D में क्या होता है कि लेंथ भी होता है और विड्थ होता है। तो विड्थ यहाँ से हटा दे, लेंथ ही ले लेंगे, कोई भी चीज़ होगा तो लेंथ ही होगा। चलिए, इसमें विड्थ भी होता है। और 3D में क्या होता है, लेंथ, विड्थ, हाइट या डेप्थ। ठीक है, हाइट या डेप्थ होता है, समझिएगा ध्यान से। तो 1D जो होता है, एक जैसे मान लीजिए कि अगर एग्जांपल के तौर पे ले, एक लाइन खींच दिया गया, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम देखें, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मुझे एक एक्सिस का जरूरत पड़ेगा। तो या तो एक्स एक्सिस ले लेंगे, या तो वाई एक्सिस ले लेंगे, या तो जेड एक्सिस ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको हम एक्स एक्सिस लिए हैं। ठीक है, ये क्या लिए, एक्स एक्सिस। अब बताइए 2D में आते हैं। 2D में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है, यहाँ पे आपका रेक्टेंगल हो सकता है जिसमें लेंथ भी होता है और विड्थ भी होता है। ठीक है, लेंथ भी होता है और विड्थ भी होता है। ठीक है, ये एक में हो जाएगा ऐसा। दूसरा में अगर देखें तो स्क्वायर, उसमें भी लेंथ होता है, विड्थ होता है। ठीक है, तो लेंथ विड्थ इसमें दोनों सेम ही होता है, अलग बात है, बट होता है। ठीक है, मान लीजिए लेंथ है ये और ये विड्थ है जो कि सेम होता है, इसलिए हम दोनों को एल ही ले लिए। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर देखा जाए तो आपको क्या, दो एक्सिस का जरूरत पड़ेगा, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का। ठीक है, या तो आप एक्स एक्सिस ले लीजिए, वाई एक्सिस ले लीजिए, या आप एक्स एक्सिस जेड एक्सिस ले लीजिए, लेकिन दो ही एक्सिस लेंगे। ठीक है, तो ये 2D हुआ। ठीक, तो देखिए ध्यान से, इसमें आपका एक एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। समझ में आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा? यहाँ पे ओरिजिन होता। अब 3D में बात करते हैं, यही हमको पढ़ना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3D क्या होता है, ये स्पेस में होता है। स्पेस में कोई पॉइंट होगा, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे होगा। तो ये तीनों एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन बताएगा, मतलब बताना पड़ेगा यहाँ पे आपको। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, इसमें क्या है, लेंथ भी है, विड्थ भी है और डेप्थ भी है, यानी हाइट भी है। अगर ऊपर करके रखे तो हाइट भी है। तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो एग्जाम्पल हो जाएगा क्यूब। ठीक है, आप लोग क्यूब बहुत खेले होंगे, अभी भी खेलते होंगे। ठीक है, क्यूब। चलिए देखिए, ये क्यूब हुआ। अब बताइए, तो इसमें इसको रिप्रेजेंट करना हो, बताना हो, तो क्या बताएंगे, कितना एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये देखिए तो आपका जेड एक्सिस हो जाएगा, और ये देखिए तो आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको 3 एक्सिस का जरूरत पड़ा। ठीक है, क्यूब हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, ये सब टाइप का। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं 3D में कि 2D में, तो मैं 3D में हूँ। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा 2D में, क्योंकि अभी पिक्चर आप 2D में देख रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आपको यहाँ पे तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पे देखिए तो ध्यान से समझ के आ रहा है। तो ये जो क्यूब है ये आपका 3D में है, तो यहाँ पे हम लोग को 3 एक्सिस का जरूरत पड़ता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्चुअली जेड एक्सिस जो होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है, बट यहाँ बोर्ड है, बोर्ड में मैं नहीं बता सकता ना इधर करके, तो जेड एक्सिस को इधर करके मैं बता दिया। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए देखिए, तो आपको डायमेंशन यानी 1D 2D 3D क्लियर हो गया। अब हम लोग 3D में ही पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3D के बारे में थोड़ा और जिक्र कर ले। यहाँ पे
3 एक्सिस का जरूरत पड़ता है, आपको ऑलरेडी पता चल गया। एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ, ये जेड एक्सिस हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, जेड एक्सिस हुआ, ये जेड एक्सिस हुआ। तो जेड एक्सिस होता है एक्चुअली कहाँ, ऐसे होता है, ठीक है। ये जेड एक्सिस हुआ। अगर मान लीजिए बोर्ड से आगे यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का देखा जाए तो डायरेक्शन आपका एक्स का भी है, वाई का भी है, ऊपर की तरफ भी है और आगे की तरफ भी है, यानी जेड का भी है। तो यहाँ पे तीनों एक्सिस का जरूरत पड़ेगा, यानी यहाँ पे तीनों डायमेंशन है। ये ओरिजिन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। चलिए, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन 3D, यानी 3 डायमेंशन में, या स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है। ये है स्पेस बोल सकते हैं। चलो इसको मिटा दो। कभी समझ में आ गया, समझने में एक्सपर्ट है। चलिए देखिए यहाँ पे कि धड़कनें बढ़ रही है, वो करीब आ रहा है, ये करीब आ रहा है, देखो ध्यान से, धड़कने को भी शांत रखें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, आपको क्यूब एक बार बना के दिखा दें, ठीक है। चलिए इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिला दो, बहुत हो गया। ये विचरण कैंडी है कि अब मिला दो, हाँ। चलिए मिला दी। अगर देखें आप यहाँ पे, ये जो लग रहा है ना, ये प्लेन जैसा लग रहा है ना, ये, ठीक है, ये प्लेन जैसा लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ जो हो जाएगा वो आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ आपका हो जाएगा वो आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका वो जेड एक्सिस हो जाएगा, समझ रहा। और यहाँ जो होता है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ओरिजिन होता है 0 0 0, चलो यहाँ नहीं लिखते, नीचे लिख लीजिए 0 0 0, यानी एक्स का भी वैल्यू 0, वाई का भी वैल्यू 0 और जेड का भी वैल्यू 0। चलो इसका पॉइंट नामकरण कर दे, ठीक है। इस फिगर का क्या नाम दे, इस रिश्ते का क्या नाम दे, वही वाला बात हो जाएगा। तो ओ ए बी सी, ठीक है, सी डी, नहीं अब यहां से चलते हैं, इसको ले लेते हैं पी पी क्यू आर और ये एस, ठीक है। ये जो P है ना, ये पॉइंट अगर देखा जाए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये P पॉइंट यहाँ पे है, ये ऐसे है, ये जो जेड एक्सिस ये वाला है, ओ आर जो है ऐसे है, ठीक है। P पॉइंट यहाँ पे है निकला हुआ, ठीक है, इसके सीधे में ऐसे करके ये P पॉइंट है, ठीक है, इस तरह से। तो मैं इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, यहाँ से यहाँ समझ लीजिए कि अगर x डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ समझ लीजिए कि y डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ समझ लीजिए कि z डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा और z हो जाएगा। P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा और z हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए यहाँ से मैं इसका रफ फिगर बना दूँ थोड़ा सा, इस तरह से है दिया हुआ, ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा और ये z एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट P लिए हैं, ठीक, यहाँ से एक ऐसे करके प्लेन बना लो, ठीक है, जितना ये उतना ही, ये जितना है ना उतना ही ये है, मैग्नीट्यूड देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच दिए, ये जो P पॉइंट लिए थे ना वही P पॉइंट है ये, और ये जो Q लिए थे ये Q हो गया, समझ में आ रहा है, ये P पॉइंट है। और यहाँ पे ओरिजिन है आपका, यहाँ पे देखो ध्यान से, A है A, और यहाँ पे क्या लिए हैं, C लिए हैं, तो ये C हो गया, सॉरी C नहीं है, R है, तो ये R ले लिए, ठीक है। यहाँ पे Q है,
अब हमको निकालना क्या है, समझिएगा ध्यान से, निकालना है ओपी वेक्टर, ठीक है। ओरिजिन, डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू ए पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो ये पी का पोजीशन निकालना है, किसका निकालना है, पी का पोजीशन निकालना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, उसके बाद तो क्वेश्चन को रौंद देना है, एकदम चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट हो गया। समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर मान लिए, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर हो गया, और यहाँ से ऊपर की तरफ वेक्टर हो गया, और यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, ये भी वेक्टर है। ऐसे करके एक चीज क्लियर कर ले, यहाँ पे ओ ए का ओ ए और आर क्यू वो जो है ना वो सेम है, एक्स का मैग्नीट्यूड सेम है, और डायरेक्शन भी अगर देखा जाए तो वेक्टर इधर है, ठीक है, इस तरफ वेक्टर है, सबको वेक्टर करके ले लिए हैं, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा रंगारंग बना देते हैं, ठीक है, नहीं तो कहेगा क्या कि हमको अकेले छोड़ दिया बिना सजाए। चलिए ठीक है, तो यहाँ से देखिए पी क्यू, ठीक है, पी क्यू किसके तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट है ना तो वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिख दो इसके लिए ओ ए का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ से x है, ठीक है, ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या है, x है। अब ओ आर का मैग्नीट्यूड यहाँ से आपको एक्चुअली नहीं पता है अभी हम लोग को, चलिए ओ आर नहीं है, जेड है ना, यहाँ से जेड हो जाएगा, तो ओ आर का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो जेड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे से क्यू और पी ऊपर की तरफ, क्यू पहले पी बाद में, तो क्यू पी का मैग्नीट्यूड जो है वो आपका क्यूपी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है, क्यूपी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहाँ से मैं वही को लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा दिल थाम के देखिए, ओ ए वेक्टर इक्वल टू बताओ एक्स एक्सिस की तरफ कौन होता है, आई कैप होता है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप हो जाएगा, यहाँ पे एक्स आई कैप हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्यू पी वेक्टर किधर की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ में, तो वाई एक्सिस की तरफ में क्या होता है, जे कैप होता है ना, यहाँ हो जाएगा आपका क्यू पी वेक्टर बराबर वाई, और वाई एक्सिस की तरफ में कौन होता है, तो जे कैप होता है, तो जे कैप दे दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से ओ आर वेक्टर, ओ आर इधर एक्स है इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी एक्स नहीं है, जेड है, जेड एक्सिस किधर होता है, के कैप की तरफ, यहाँ हो जाएगा आपका ओ आर वेक्टर बराबर जेड के कैप। ये सब कुछ हमको पता चल गया। ध्यान से देखिए, अगर मैं ओ क्यू वेक्टर निकाल लूँ, ठीक है, तो यहाँ से हेड टू टेल अरेंजमेंट करके ओ पी वेक्टर निकल जाएगा। चलो ओ क्यू वेक्टर निकालते हैं, ठीक। तो फोर ओ क्यू वेक्टर, ठीक है, फोर ओ क्यू वेक्टर। बताइए यहाँ से हेड टू टेल अरेंजमेंट है, ये हेड और इसका टेल, ठीक है, तो हेड टू टेल अरेंजमेंट हो गया, तो पहला के टेल से दूसरा को हेड को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसको रिजल्टेंट लाइन बोलते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ आर वेक्टर प्लस, ध्यान से देखो आर क्यू वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर क्यू वेक्टर, ओके डन। अब बताओ ध्यान से ओ आर क्यू वेक्टर जो है, ठीक है, ओ आर तो आपको दिया हुआ है, आर क्यू वेक्टर जो है किसके सेम है, ओ ए वेक्टर के सेम है, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है, और इसका डायरेक्शन सेम है, तो मैं आर क्यू वेक्टर के जगह पे ओ ए वेक्टर लिख सकता हूँ, तो आर क्यू वेक्टर के जगह पे ओ ए वेक्टर हो जाएगा, तो ओ क्यू वेक्टर बराबर ओ आर वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, चलो ओ क्यू वेक्टर हम लोग को निकल गया, ठीक है। अब ओ क्यू वेक्टर निकल गया, तो देखो यहाँ से हेड टू टेल अरेंजमेंट, तो पहला को टेल से मिलाने वाला, पहला को टेल से दूसरा के हेड को मिलाने वाला लाइन जो होता है वो रिजल्टेंट लाइन होता है। तो यहाँ से बताओ ध्यान से ओपी वेक्टर बराबर, नाउ ओपी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, किसका, पी का, ठीक है, ओरिजिन से डायरेक्टेड लाइन है, तो यहाँ से ओपी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर, ओ क्यू, यहाँ से हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू पी वेक्टर, ठीक है। चलिए बताइए ओ क्यू वेक्टर बराबर क्या है, यहाँ से डाल देते हैं वैल्यूज को, तो ओ क्यू वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका ओ क्यू वेक्टर बराबर ओ आर वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर, तो क्यू पी वेक्टर देखो ध्यान से ओ क्यू वेक्टर, तो ओ क्यू वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर, तो ओ आर वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर, ये हो गया। और वो क्यू पी वेक्टर है तो क्यू पी वेक्टर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए समझिए,
यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, समझिएगा। ओपी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर वेक्टर बराबर क्या है, देखो तो जेड के कैप है, यहाँ पे हो जाएगा जेड के कैप प्लस, यहाँ से देखो ओ ए वेक्टर बराबर क्या है, एक्स आई कैप, यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई कैप। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्यूपी वेक्टर कहाँ दिया, क्यूपी वेक्टर वाई जे कैप है, ये वाई जे कैप हो जाएगा। इसको मैं रीअरेंज कर दूं तो ओपी वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये जो आया है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, किसका, तो पी पॉइंट का। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट, ध्यान से देख लीजिएगा। तो जब पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया रहे, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में, तो उसको आराम से आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, पोजीशन दिया रहे तो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बता दूं, यहाँ पे इसको मिटा दो, चलो एग्जांपल बताते हैं, इसको रहने देता हूँ, इस पर भी मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर एग्जांपल यहाँ पे डाले, ठीक है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट दे देते हैं, ये देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, ये जेड एक्सिस हो गया। यहाँ पे एक पी पॉइंट है जो कि स्पेस में है, बोर्ड से आगे है। ठीक है, ये बोर्ड से आगे है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, और जेड कोऑर्डिनेट जो हो गया वो 4 है, मान लीजिए, मान लिए। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूं तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू ए गिवन पॉइंट, तो ये ओरिजिन है, तो डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू ए गिवन पॉइंट, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ध्यान से, ओपी वेक्टर बराबर, देखो यहाँ पे ओपी वेक्टर बराबर क्या किए थे, एक्स आई कैप, यानी यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट था, वाई कोऑर्डिनेट था, जेड कोऑर्डिनेट था, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये आपका पोजीशन वेक्टर निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, तो जब भी कोऑर्डिनेट दिया रहे तो क्या करिए, पोजीशन वेक्टर निकालना हो इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, दो पॉइंट है स्पेस में, उसके बीच का डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके डन। ये तो आगे पढ़ते हैं हम लोग, दो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, यानी 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, उसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, और ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे पहले बोल दूं, पहले यहाँ देखिए ध्यान से कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और ये दोनों पॉइंट्स, ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट्स जो है वो क्या है, स्पेस में है, यानी 3D में। ठीक है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों होगा। ठीक है, तो पॉइंट्स, सपोज कीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड z1। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट लिए जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड z2। ध्यान से देखिए, तो 2 पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो ये जो लिया हुआ है वो किस में, 3D में है ना, तभी तो इसका तीनों कोऑर्डिनेट है। तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट का क्या नाम दे, तो A, और इसका पोजीशन वेक्टर का क्या नाम दे, तो ये A, स्मॉल a वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ये सब मान रहा हूँ मैं। ठीक है, मान रहा हूँ बस। यहाँ पे ये पोजीशन है, इसका नाम, पॉइंट का नाम हो गया B, अब पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, B वेक्टर हो जाएगा। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो एकदम सीधा लाइन खींच दे, यहाँ पे बीच में सीधा लाइन खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ हो गया, इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब आप बोलिएगा कि ए पोजीशन वेक्टर, यानी ये जो पोजीशन वेक्टर है वो किसका है, तो यहाँ पे ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो ना, कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहता तो हो जाता आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे समझिए, इसको मैं लिख भी देता हूँ, तो x1, y1, z1, इस पोजीशन का, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। ठीक है, अब आपको ये कार्टेशियन फॉर्म में मिला हुआ, आपको वेक्टर फॉर्म में निकालना है। ठीक है, वो सब क्या किए हैं, माने हैं, ये जो है माने हैं, इसका नाम दिए हैं, ये माने हैं, इसका नाम दिए हैं। ठीक है, सुना। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी, अगर मैं बोल दूं यहाँ से यहाँ तक वेक्टर निकालूं, तो ए बी वेक्टर, इससे तो डिस्टेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें क्या है, डिस्टेंस भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। तो ये क्या बोल रहा है, आप कहाँ तक जाइएगा पता नहीं चल रहा,
तो जाहिर सी बात है अगर मैं इस पे मोड लगा दूं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये अभी वेक्टर है, ये अभी क्या है, वेक्टर है। और वेक्टर पे अगर मैं मोड लगा दूं, यहाँ पे देखो ए बी वेक्टर। अब आप बोलिएगा ए बी वेक्टर ही क्यों लिए, तो आप इधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ए बी, पहले से रुकिए ए और बाद में बी, तो बाद में बी है तो बाद में बी आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो कि इधर निकाल के आपको बताएंगे। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, समझिएगा ध्यान से। ये वैल्यू है, रियल वैल्यू देख लीजिए, एक तरह से देखा जाए तो आपका ये डिस्टेंस है, ये क्या दिया हुआ है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है इसके बीच का, तो ए बी, ठीक है, यानी ए बी जो है वो डिस्टेंस है, हम लोग निकाल सकते हैं उसको आराम से, समझिए। अब यहाँ पे लेट, अब हम लोग क्या किए, ये जो लिख दिए हैं यहाँ पे वो मान रहे हैं, ठीक। लेट ए वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है, क्या हो जाएगा बताइए। तो आपको बताया हुआ है कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर निकालना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, यह हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अगर मैं देखूं अगला पोजीशन वेक्टर b वेक्टर, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x2 y2 z2, ठीक है। तो x2 y2 z2 हो जाएगा यहाँ पे, तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। ये आपका पोजीशन वेक्टर निकला हुआ है, यानी एक पोजीशन का वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर तो जानते हो, पीछे बार बताया है। अब समझिए यहाँ पे, अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना हो, क्योंकि ए बी वेक्टर निकालेंगे उसका मोड लगा देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगा, तो ए बी वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, नाउ समझिएगा ध्यान से, ए बी वेक्टर, पहले वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर में क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल कौन हो जाएगा, पहले जो लिखा हुआ है इनिशियल होता है, पहले शुरुआत इनिशियल, अब बाद में जो आता है वो आपका फाइनल होता है। तो बताइए बाद में कौन है, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, तो बी वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ए का क्या है, ए वेक्टर, तो यहाँ पे ये डाल दिए। अब यहाँ पे आपको वैल्यू मिला हुआ, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना है, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है आपका b2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस है ना, माइनस करेंगे। ए वेक्टर देखिए ध्यान से, क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। जब भी माइनस रहे तो उसके बाद वाला जो भी कंटेंट आप लिखते हैं उसमें ब्रैकेट पहले लगा लीजिए, ठीक है। जब आपको अच्छा से ड्राइविंग करने आ जाए ना, तो हाथ छोड़ के चला सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे तो समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, आई कैप को कॉमन करना है, यहाँ पे माइनस में है, टूटेगा ब्रैकेट तो ये माइनस में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस, यहाँ देखिए y2 y1, यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 j कैप, क्योंकि ये माइनस में आएगा ना, टूटेगा तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस में है, तो देखो माइनस में। उसके बाद देखिए यहाँ पे z2 माइनस z1 k कैप, ये अभी तक जो निकला है वो वेक्टर निकला है, अभी मैग्नीट्यूड नहीं निकला। मैग्नीट्यूड निकलेगा तब डिस्टेंस निकलेगा, ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड ही आपका डिस्टेंस है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड इसका निकालते हैं। सो अगर मैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो आप लोग को बताया हुआ है मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना का फॉर्मूला आप लोग जान सकते हैं आराम से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सीधा क्या कीजिए, रूट अंडर एक्स के आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, होता है ना ये। चलिए उसी तरह से बताइए, तो यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, रूट अंडर आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1, यही ना आई कैप का कोफिशिएंट, तो इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट कौन है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस के कैप का कोफिशिएंट कौन है, z2 माइनस z1, यहाँ जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये जो दोबारा मैं लिख देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, सेम चीज लिखूंगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 आई कैप नहीं स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये है, ये जो निकला यही डिस्टेंस है आपका। अब मैं अलग से याद करने के लिए बता दूं क्या होगा, सो ठीक है।
डिस्टेंस बिटवीन, समझिएगा डिस्टेंस बिटवीन क्या, याद देखो ध्यान से, x2 और x1, ठीक है, y2 y1 और z2 z1। तो यहाँ पे अभी a b लेके चल रहे हैं तो a b को बोल देते हैं डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, ठीक है, पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है। अब नॉर्मली समझने के लिए हम लोग क्या समझते हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ से अब जिस भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना हो ना, तो सिंपल क्या कीजिए, जो बड़ा सा लगे ना उसमें से उसका कोऑर्डिनेट कर, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट लगा, एक्स कोऑर्डिनेट घटा के स्क्वायर मार दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, दैट्स इट। देखो यहाँ पे तो x2 x1, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस, तो देखो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर कर दिए। तो ये निकल गया हम लोग का क्या, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। अगर ये पॉइंट्स क्या है आपका 3D में है यानी स्पेस में है, ओके डन, यानी इधर ऐसे प्लेन में चिपका हुआ नहीं ऐसे। चलिए तो हम आगे बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। ये हो गया, समझ में आ गया, आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं ऐसी और, अब एग्जाम आ रहा है बहुत नजदीक ना, एक बड़ा अच्छा बात है, धड़कनें बढ़ रही है, वो करीब आ रहा है, नसीब आ रहा है ना। चलिए ठीक है, एग्जाम आ रहा है ना तो धड़कन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, कस कस के धक 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 करेगा ना, धक धक गल, ओह नहीं गल नहीं, धड़कन तो सबका होता है। दिल में बसता हूँ, धड़कनें थमा देता हूँ, क्या बात, जिस पे बस जाओ उसको अपना बना लेता हूँ। खैर कोई बात नहीं है, ये एटीट्यूड सारी छोड़ के। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। डायरेक्शन कोसाइन, कॉस से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। तो इसमें नाम में ही छुपा है, इसमें देखते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। कॉस का पूरा नाम जो होता है वो कोसाइन होता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, अब ये डायरेक्शन कोसाइन होता किसका, तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है किसी भी लाइन का होगा, ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का होगा। ऐसे नहीं बोल सकते कि कर्व लाइन का भी होता है, ऐसा नहीं। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन का होगा। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन, समझिएगा वो स्ट्रेट लाइन कौन होगा, ठीक है। चलिए एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पे एक फिगर बनाया जाए, इधर है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस और इधर है आपका z एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा ये हो जाएगा आपका z एक्सिस। तीनों एक्सिस जो होता है ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये तो हम लोग जन्म सिद्ध अधिकार है पहले से जानते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, एक मतलब एक लाइन लेते हैं, जैसे उस तरफ उस टाइम लिए थे ना वो लाइन, देखो मान लीजिए ये लाइन ऐसे है, ठीक है। देखो समझिए ये जो है जेड एक्सिस वो ऐसे होता है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे समझिए आपके तरफ सीधा, ये जो है मार्कर दिया हुआ है ना, ये आपके तरफ एकदम सीधा पॉइंट कर रहा है आपके तरफ, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक लाइन लेंगे, ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ ना उधर का हुआ, जब जुदा हुआ तो खुदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये किसी का नहीं है, ये बीच में है, समझ रहा। अब लिंकअप सबसे है, ठीक है, थोड़ा सा लिंकअप कर लूं, लिंकअप कर दे। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ ना, ये वाला ब्लैक वाला देखो दे, ब्लैक वाला जो लाइन है इसी का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। ब्लैक वाला जो मार्कर है, ब्लैक मार्कर से जो लाइन हम बता रहे हैं, तो ये लाइन को मैं ऐसे तो नहीं बता सकता भाई, 3D में बता दूं क्या, तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसे करके बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है, हाँ चलेगा। अब ये लाइन है कैसे, देखो तो ध्यान से, ऐसे है ना, ऐसे। तो देखो ये जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है कुछ ना कुछ, एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस का साथ भी एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब ये समझते हो सबका है। तो एक बात जानते हो ना, एक कहावत है, जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते। खैर कोई बात नहीं, चलो छोड़ो वो कहावत को छोड़िए, यहाँ पे चलते हैं। इसका ओ, ये ओरिजिन है तो ओ मान लिए, यहाँ पे मान लेते हैं पी, ठीक। अब ऐसा करते हैं, ये जब बीच में है ना तो हर जगह पे यानी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे सब पे परपेंडिकुलर हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो हम एक ही लेके बता दें, आपको क्लियर इसमें समझ में आ जाएगा।
बाकी समय में भी समझ में ना आए तो यहाँ पे मैं क्लियर बोल दूँ कि यहाँ से ये क्या किए, परपेंडिकुलर खींच दिए हैं। ठीक है, ये क्या किए हैं, परपेंडिकुलर खींच दिए। इससे भी खिंचाएगा, इस पे भी खिंचाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं खिंचाएगा। अब ये मत समझिएगा कि ये जेड वाला जो है ना बहुत दूर है इससे। ठीक है, काहे नहीं हो रहा, सिविल इंजीनियर को बुलाए का थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। चलिए ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है, अब समझते हैं। ये स्ट्रेट लाइन ओपी हो गया, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। समझते हैं ध्यान से। अब ये वाला इस पे भी परपेंडिकुलर रहता है, ऐसा मत समझिएगा कि अलग है कुछ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर रहता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर। अब आपको इधर में जेड एक्सिस रहेगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर रहता है। इससे मैं बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, अब ये जो पॉइंट लिए हैं पी, इसका कोऑर्डिनेट है आपका एक्स वाई जेड, क्योंकि ये पॉइंट जो लिया हुआ है बोर्ड से आगे यहाँ पे लिया हुआ है और यहाँ पे लिया हुआ है, तो एक्स डायरेक्शन में भी डिस्टेंस है, वाई डायरेक्शन में भी डिस्टेंस है और जेड डायरेक्शन में भी डिस्टेंस है। तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ले लिए। ठीक है, पॉइंट ले लिए। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से क्या होता है, यहाँ पे एल ले लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो लाइन है इसको मिटा दूं, समझ में आ गया सबको। देखो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। ठीक है, समझ में आ रहा। इसको दूसरा कलर से बता दिया कि आपको क्लियर हो जाए। ये अल्फा बना रहा है, ये बीटा बना रहा है, ये गामा बना रहा है, सबका है ये। ठीक है, सबका है, समझ में आ रहा होगा। तो ये ओपी जो है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अभी वेक्टर में हम बात नहीं करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है। ये इसी का होगा डायरेक्शन कोसाइन। स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होता है, ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन इसी का होगा, डायरेक्शन कोसाइन इसी का होगा। ठीक है, समझा। जो जुदा हुआ वो खुदा हुआ, तो इसके लिए कौन है, तो डायरेक्शन कोसाइन है। अब डायरेक्शन कोसाइन होगा क्या, उसके बारे में बात करते हैं। यहां पे देखिए ध्यान से, कॉस अल्फा क्योंकि कोसाइन कॉस से पता चल रहा ना, ये देखो ध्यान से, नाम से ही पता चल रहा। कॉस अल्फा ये एंगल के साथ, ठीक है, कॉस बीटा ये वाला एंगल, ठीक है, ऐसा, एंड कॉस गामा, ठीक है, आर डायरेक्शन कोसाइन, आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन ओपी। एक स्ट्रेट लाइन लिए हैं ओपी, उसका डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन ओपी। तो स्ट्रेट लाइन ओपी का ये डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग बताते हैं कि ये डिनोट कैसे मतलब कि होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑलवेज समझ आ रहा है कुछ, ऑलवेज डिनोटेड एज, या देखिए किसके लिए किसको डिनोट किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे LMN, ठीक है, LMN। अब ABCD सीखना पड़ रहा है हम लोग को, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस अल्फा को हम लोग L बोलते हैं, ठीक है, और कॉस बीटा को हम लोग M बोलते हैं, और कॉस गामा जो कि आपका जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए हुए है, ठीक है, ये गामा जेड एक्सिस के साथ है ना, तो एंगल बना रहे हैं उसको हम लोग N बोलते हैं। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, LMN। कॉस अल्फा इक्वल टू L, कॉस बीटा इक्वल टू M, कॉस गामा इक्वल टू N हो गया। तो ये जितना भी डायरेक्शन कोसाइन निकल रहा है, किसका निकल रहा है, तो ये निकल रहा है आपका स्ट्रेट लाइन का। अब मान लीजिए यहां से यहां तक एक वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, यहां से OP जो है लिख देता हूं, OP वेक्टर। देखो यहाँ पे OP सिर्फ लिखा हुआ है, यहाँ पे OP वेक्टर लिखा हुआ है। OP वेक्टर को R वेक्टर माने हैं, ठीक है, ये माने हुए हैं, हम लोग इसी बेसिस पे चलेंगे। अगर मैं उसका डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल ले तो हो जाएगा। अगर डिस्टेंस निकालना चाहे
तो आपका क्या दिया हुआ, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ ना, देखो ये यहाँ से ये डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर है, तो आप लोग को निकालने आता है डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन बोल रहे हैं, डिस्टेंस निकालने आता है। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस अगर निकालूँ ओपी, ठीक है, ओपी, अगर इसको आप ऐसे कर दे तो भी हुआ, ओपी ऐसे लिख दे तो भी हुआ, और इसी को माने हैं आर वेक्टर, तो आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ऐसे कर दे, तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आपका देखो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप होगा ना यहाँ पे, इसका अगर वेक्टर फॉर्म निकाले, ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आर वेक्टर बराबर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं एक जगह लिख दूँ ऐसे करके, और आर मोड ऑफ आर वेक्टर को आर, बस सिंपली आर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हम लोग क्या किए, फाइंड आउट कर लिए, ये चीज़ हम लोग क्या किए, फाइंड आउट कर लिए, यानी ये डिस्टेंस हम लोग को मिल गया, ये डिस्टेंस यहाँ से ओपी जो है वो मिल गया। अब ओपी मिला हुआ है, और यहाँ से यहाँ देखिए तो ध्यान से, अगर ये ओ और एल है तो किधर, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है ना, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट क्या होगा इसका डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा आपका एक्स, और ये आपका मिला हुआ है ओपी, तो ये एक्स मिला हुआ है, सिमिलरली इसमें भी वही होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा वाई, यहाँ से यहाँ आपको आर मिला हुआ है, और सब परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक, ठीक है, समझ रहा, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का रेशियो फॉर्म निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, रेशियो फॉर्म। आई थिंक यहाँ पे हो जाना चाहिए, हियर समझिएगा, कॉस अल्फा अगर इसका रेशियो फॉर्म देखा जाए तो क्या होता है, b बटे एच होता है एक्चुअली, ठीक है, b बटे एच। अब बताइए इस ट्राइंगल में OPL में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ठीक है, तो बताइए कॉस अल्फा इस एंगल के लिए b कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, और h कौन हो जाएगा, ठीक है, h कौन हो जाएगा, तो ये r। अब वेक्टर फॉर्म में नहीं, मैग्नीट्यूड में लेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका b बाई एच है ना, तो कॉस अल्फा, ये एक बार बता दिया ना, देखो ध्यान से, तो यहाँ से हो जाएगा आपका b कितना हो जाएगा आपका x, और h कितना हो जाएगा r, ठीक है। यहाँ से कॉस अल्फा इक्वल टू, ये आ गया कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स बाई आर, सॉरी एक्स बाई आर, हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो अगर मैं x निकालना चाहूँ, ठीक है, कॉस अल्फा ही रहने का, चलो चलो। उसी तरह अगर मैं यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है, कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा ये वाला ना, यहाँ पे भी y, जैसे यहाँ पे x हुआ ना, उस तरह से यहाँ पे y हो जाएगा, y बाई r, ठीक है, b बाई एच तो पहले रेशियो फॉर्म होता है, तो लिख देता हूँ, चल ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, तो b बाई एच हो गया रेशियो फॉर्म, यहाँ हो जाएगा आपका y बाई r, इसके लिए y बाई r हो जाएगा ना, ठीक है, बेस बाई। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, चलिए देखिए, तो यहाँ से अगर मैं कॉस गामा निकालूं, ठीक है, कॉस गामा बराबर क्या होता है, पहले तो कॉस का आप रेशियो फॉर्म लिखिए, रेशियो में जो वैल्यू होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, तो b बाई एच हो जाएगा, तो b बाई एच हो गया। अब गामा के लिए वही कंडीशन, यहाँ से 90 डिग्री है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो बेस हो जाएगा, और वो हाइट हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइट में, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बेस b जेड हो जाएगा बटे एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सबको लिख देता हूँ, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये सब निकल गया हम लोग को x, और x की जगह पे r होगा ना, सॉरी यहाँ पे r आ गया, ओके डन। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये चीज हम लोग को मिल गया यहाँ से, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये मिल गया, ठीक है। अब एक चीज बताइए ध्यान से, कॉस अल्फा बराबर क्या है, l है, ठीक है, कॉस अल्फा बराबर क्या है, l है, यहाँ पे कॉस अल्फा के जगह पे क्या डाल सकते हैं हम लोग, l डाल सकते हैं, कॉस अल्फा के जगह पे क्या डाल सकते हैं, l डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से l बराबर एक्स बाई आर, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एल आर हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, एल आर। उसी तरह से देखिएगा ध्यान से, ये सबसे बड़ा है,
चलिए यहाँ देखें, cos बीटा बराबर क्या है, देखो ध्यान से, cos बीटा बराबर m है ना, यहाँ से m डालें, m बराबर क्या हो जाएगा y बाई आर, यहाँ से हो जाएगा आपका y बराबर m, यहाँ पे r डिवाइड में इधर है मल्टीप्लाई में, तो m r हो जाएगा, ये आपको y निकल गया यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे cos गामा बराबर क्या है, n है, यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, तो z बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे z इक्वल टू आपका आ जाएगा एन आर, क्या आ जाएगा, एन आर, ठीक है, एन पी आर नहीं। ध्यान देखें, x निकल गया, y निकल गया और z निकल गया, ठीक है, x निकल गया, y निकल गया और z निकल गया। यहाँ पे अगर मैं डालूँ इसको, एक फॉर्म निकालना चाहते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, एक फॉर्म निकालना चाहते हैं, इसका भी यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे, ठीक है। तो सबको यहाँ पे समझ के लेके चलते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं मिस हो रहा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो, नाउ अगर मैं बोलूँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो, एक्स बाई आर हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा एक्स बाई आर का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए एम वाई बाई आर, यहाँ हो जाएगा वाई बाई आर का स्क्वायर प्लस, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखने दो, एक आ जाएगा ना, आई थिंक आ जाएगा। यहाँ देखो आपका n बराबर जो है, n देखो तो कहाँ पे है, n बराबर जेड बाई आर है ना, यहाँ पे हो जाएगा जेड बाई आर का स्क्वायर, ठीक है, देख लो नहीं तो फिर, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताइए यहाँ पे अगर इसको तोड़ूँ मैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर सब है, यहाँ पे कॉमन ले लिए, कॉमन नहीं मतलब एलसीएम ले ले, ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ पे रूट रिवर्स मारेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर डाल सकते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर डाल दिए, आर स्क्वायर नीचे तो आर स्क्वायर ही है, देखो इसके जगह पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर डाल दिए, डिफरेंस है कितना हो जाएगा 1, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो पॉइंट इज नोटेड दैट, आप लोग को ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है, और ये तो रखना ही है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब देखा जाए तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, VVI है, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करें थोड़ा सा इसके बारे में, चलिए अभी मैं बताता हूँ x का क्या वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको मिटा दो थोड़ा सा, अभी मॉर्निंग में थोड़ा सा चिड़िया चहचहा रही है, ठीक है, खुशी की लहर दौड़ गई है इन लोगों में, जैसे आप लोगों में दौड़ जाता है कभी कभी हरियाली देख के, तो इनको भी हरियाली देख के दौड़ गया है ना, ठीक है, हाँ होता है। अब हरियाली क्या है, अंडरस्टूड, यू कैन अंडरस्टैंड ऑल थिंग, पढ़ाई के अलावा सबको समझ में आता है सबको, ठीक है। बचपन में कभी कोई चीज़ नहीं सिखाया जाता है, मतलब है कि वो चीज़ ना जो ज्ञानेंद्रियों का सुख होता है ना, कभी नहीं सिखाया जाता है वो, मतलब किसी के पीछे जाना, ठीक है। पता है जब पीछे जाते जाते भाई, पता है नहीं कोई बोलता है क्या, टीचर बोलता है क्या, या माँ बाप बोलता है कि किसी के पीछे जाओ, ये सब ज्ञानेंद्रियों का सुख है। लेकिन इसके लिए माँ बाप भी मार के पढ़ाएगा, अरे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बड़े हो गए तो तुमको मोटिवेशन चाहिए भाई, मोटिवेशन मिलेगा तो पढ़ाई करेंगे। आई थिंक सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है ना, आप किसी का वीडियो देख के मोटिवेट होते हैं ना, उससे ज़्यादा मोटिवेशन ये है ना कि आप ईमानदार रहिए, पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए, ठीक है, कि मेरे को ना पढ़ाई करना है, अब पढ़ाई करना है तो ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी से हमेशा करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर नॉर्मली किसी से पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो कोई जैसे मान लीजिए जॉब करता है तो क्या बोलेगा, मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं ऑफिसर हूँ, मैं ये काम करता हूँ, उनका काम है 8 घंटा का या 4 घंटा 6 घंटा जो भी है काम है। हम लोग से पूछा जाए, हम लोग क्या है, स्टूडेंट है,
ठीक है। अब स्टूडेंट का काम क्या होता है, पढ़ाई करना, तो पढ़ाई छोड़ के बाकी सब करते हैं, एटलीस्ट पढ़ाई भी करते हैं। अब सबके बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन पढ़ाई सच में बहुत ज़रूरी है। आई थिंक नॉलेज, ज्ञान जो है ना, बहुत आगे तक ले जाता है। चलिए देखते हैं। खैर कोई बात नहीं है, समय और समझदारी एक साथ नहीं आती है, तो आ जाएगी। लेकिन पहले अगर सीख गए ना, अगर फील नहीं हो रहा ना, फील नहीं हो रहा कि भाई समझदार नहीं हुए, ये सब टाइप का फील नहीं हो रहा अगर आपको, तो किसी ऐसा का बात मान लो जो मतलब सच में चाह रहा हो कि आप आगे बढ़े, ठीक है। ये मम्मी पापा का ही बात मान लो, कहाँ जाओगे बाहर ढूंढने, किसी का भी बात मान लो, क्या दिक्कत है। और बाकी सब भी करो, मस्ती भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया ना, क्या हो, बहुत खुश हो गए। अब हम लोग बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से थोड़ा सा। नाउ अगर मैं वेक्टर निकालना चाहूँ, ये वेक्टर निकालना चाहूँ, ठीक है, एल एम एन के फॉर्म में, कहा गया ये एल एम एन के फॉर्म में, तो क्या होगा। तो नाउ एक चीज हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। नाउ आर वेक्टर बराबर, आप लोग को पोजीशन वेक्टर निकालना बताया हुआ है, कैसे निकालेंगे और निकाला हुआ भी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट दिया रहा है, उसमें एक्स है तो एक्स आई कैप, वाई है तो वाई जे कैप, जेड है तो जेड के कैप, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स का, क्योंकि अभी मैं क्या बोला कि एल एम एन के फॉर्म में निकालेंगे, किसके फॉर्म में निकालेंगे, एल एम एन के फॉर्म में। देखो यहाँ पे एल बराबर क्या है, एक्स बाई आर, ठीक है। यहाँ से एक्स बराबर एल आर डाल देंगे तो एल एम एन, यहाँ देखो एम है, यहाँ पे एन है, तो उसका फॉर्म में आ जाएगा ना। तो एक्स का वैल्यू डालो तो यहाँ से देखो, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये वही है तो अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे, ठीक है। कोई बात नहीं। चलो एक्स का, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एक्स बराबर हो जाएगा एल आर, यहाँ से हो जाएगा एल आर, ठीक है, आई कैप प्लस वाई, वाई बराबर बता, तो यहाँ से वाई बराबर क्या हो जाएगा, एम आर, तो हो जाएगा एम आर जे कैप प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, एन आर, तो यहाँ हो जाएगा एन आर के कैप। अब देखो इसमें भी आर, इसमें भी आर, इसमें भी आर, तो आर को क्या कर ले कॉमन, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है ना आर, ये वेक्टर में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका मैग्नीट्यूड है, इसलिए सिर्फ आर लिखा हुआ, नहीं तो वेक्टर आता था ऊपर तीर चलता ना। कौन सा तीर चलता, नैनो का तीर नहीं चलता है, ठीक है। एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है। एक सॉन्ग भी आया था ना, चलाओ ना नैनो से बान रे, जान ले लो ना जान रे। आई थिंक वो भी मैथमेटिक्स का टीचर रहा होगा, टीचर नहीं तो मैथमेटिक्स तो जानते हैं, सब जानते हैं। खैर कोई बात नहीं। तीर चलाते चलाते, वेक्टर पढ़ते पढ़ते उसको नैनो वाला तीर चलने लगा होगा ना, तो नैनो का तीर चलाने लगा होगा, क्या करेंगे काम। यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं इसको आर वेक्टर को लेके चलते हैं, ये बेचारा छूट जाते हो तुम, कहाँ छूट जाते हो। अब देखो ये जो है, ये आ जाएगा आपका आर वेक्टर, और ये मल्टीप्लीकेशन में इधर नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है। इस तरह से आया। तो बताइए किस कोई भी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में हो तो क्या हो जाता हो, यूनिट वेक्टर हो जाता है ना। ये आपका यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा आपका आर कैप, क्या हो जाएगा, आर कैप। तो आर कैप बराबर आपका जो भी है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है। तो जब भी आप देखिए कि डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, ठीक है, एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, वेयर एल एम एन, ये है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो समझिएगा ध्यान से, सॉरी रेशियो बोल रहा, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन दिया रहा है, डायरेक्शन रेशियो नहीं, सॉरी गलती से बोला गया, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन दिया रहा है, यानी एल एम एन दिया रहा है, तो इसको अगर आई कैप, इसको जे कैप और इसके एन कैप से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस में ऐड कर दे, तो वो यूनिट वेक्टर निकलेगा, ठीक है, ठीक है। क्या निकलेगा, यूनिट वेक्टर निकलेगा, वेक्टर नहीं निकलेगा, यूनिट वेक्टर, ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर वेक्टर निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। वेक्टर निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, तो वही आर इंटू करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया, आपको क्लियर हो गया। तो दो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, एक ये वाले, ठीक है, दो ही से जान पहचान थोड़ा ज्यादा रखिए, एक एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1,
और आर कैप इक्वल टू, यानी ये यूनिट वेक्टर है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है। तो इसी से जरा जान पहचान ज्यादा बढ़ाना है, और यही दोनों को लेके जाएंगे तो क्वेश्चन को रौंद देंगे, ठीक है, क्वेश्चन को रौंद सकते हैं इस पे। अब हम लोग आगे बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े, डायरेक्शन कोसाइन पर है ना, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ना इधर हुआ ना उधर हुआ ना उधर हुआ, जब जुदा हुआ तो खुदा हुआ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन था, डायरेक्शन कोसाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो। चलिए तो आगे हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो के बारे में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्शन रेशियो भी स्ट्रेट लाइन का ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन रेशियो भी स्ट्रेट लाइन का ही होता है। तो यहाँ पे वही बात होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपका यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं जो कि 3D में है एक्चुअली। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे वही, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है, ब्लैक वाला, ना इधर हुआ ना उधर हुआ ना उधर हुआ, जब जुदा हुआ तो खुदा हुआ, वही वाला बात है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका जो भी रहे, तो ये ओ हो गया, ये पी हो गया, एक्स वाई जेड जो भी। यहाँ पे इतना हम लोग को काम है नहीं, लेकिन मैं बता दूं एक्स वाई जेड इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब ये जो लिए हैं वेक्टर जो पीछे पड़े हैं वही सब, ठीक। तो ओपी, यहाँ से ओपी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, तो अगर मैं देखो यहाँ से आर वेक्टर बोला ना, ओपी वेक्टर इक्वल टू, अगर यहाँ से पोजीशन वेक्टर के हिसाब से चले, ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेट दिया हुआ ना, तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो ध्यान से, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे बोल रहा है कि इफ एल एम एन, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन सॉरी रेशियो नहीं, डायरेक्शन कोसाइन है, जो कि दिया हुआ है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सा स्ट्रेट लाइन, ओपी, ठीक है। तो ये ओपी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग किस हिसाब से चलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे चलो लिख दिया ये सब चीज। अगर मान लीजिए ये हुआ आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये निकलेगा ना तुम्हारा कुछ। तो यहाँ पे आपका इस तरह से आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आया ना। अगर आप एल एम एन के फॉर्म में निकालोगे तो फिर दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उस तरह से निकालेंगे, एल एम एन के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ये चीज जितना भी था हम लोग इसमें पढ़े थे। अब डायरेक्शन रेशियो के बारे में आइए कि यहाँ पे कैसे बात करते हैं कि इफ एल एम और एन, इससे तो आप लोग भली भांति परिचित हैं ना, थोड़ा देर पहले ही मिले थे, एक लड़की अनजानी सी, ठीक है। ये देखो इफ एल एम एन जो है ये क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन रेशियो, सॉरी रेशियो बोला जाता है, बार बार मेरा कोई पता नहीं इससे कौन सा लगाव है, पिछले जन्म का लगता है रिश्ता है। देखो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन ओपी, ठीक है, एंड ए बी सी सच दैट, ए बी सी इस तरह से है, देखिएगा ध्यान से, ए बी सी सच दैट एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी, ठीक है, इस तरह से है। देन ए बी सी क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। अब आ गया मेरे जान पहचान का, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। तो इस तरह से अगर रहेगा तो ए बी सी जो हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। चलो हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले। अब देखें डायरेक्शन रेशियो किसका, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन, ठीक है, ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन, यानी ओपी का ही है, यानी ओपी का ही है, ध्यान रखिएगा। तो ओपी का ही है ये। आगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या क्या होगा, थोड़ा सा मान लेते हैं। लेट हम लोग मैथमेटिक्स का थोड़ा सा ना मान दान के चलते हैं, क्या करेंगे, मानना तो पड़ेगा। तो यहाँ देखो लेट एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी
सब जब इक्वल है तो इसको मान लिए इक्वल टू के, ठीक है, किसके बराबर मान लिए, के के बराबर मान लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, तो इसमें इक्वेट करेंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ए के हो जाएगा, ठीक है, एल बराबर क्या हो जाएगा, ए के हो जाएगा, समझ में आ रहा कुछ, चलिए ठीक है। तो यहाँ से ए के निकाल दिए, उसी तरह यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ जाएगा एम बराबर बी के, और यहाँ से देखो तो एन बराबर क्या हो जाएगा, तो सी के हो जाएगा, एल बराबर ए के, एम बराबर बी के, एन बराबर सी के, ठीक है। अब एक चीज हम लोग जानते हैं, नाउ वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ से एल इक्वल टू क्या डाल सकते हैं, ए के, तो ए के का स्क्वायर हो गया, एम इक्वल टू क्या डाल सकते हैं, बी के, तो बी के का स्क्वायर हो जाएगा, और एन इक्वल टू क्या डाल सकते हैं, सी के, तो यहाँ जाएगा सी के का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1। चलो इसको तोड़ते हैं, तोड़ने तो आता है हम लोग को, बहुत अच्छा से आता है, बहुत कुछ तोड़ते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, तो सी स्क्वायर के स्क्वायर बराबर कितना, 1। ऐसा करते हैं, अब के स्क्वायर तो सब में है, के स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से आ जाएगा के बराबर 1 बाई रूट अंडर, रूट चलेगा ना, इसका स्क्वायर है तो रूट चलेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका के का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आया, के का वैल्यू, ठीक है। अब आप चाहिए तो यहाँ से एल का वैल्यू एग्जैक्ट जो होता है वो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ऐसा करो, इधर का मैं थोड़ा सा मिटा दूं, जो भी चीज था, रिक्वायरमेंट था, मैं उधर बता दिया, ठीक है, तो इधर का यहाँ तक तो मिटा सकते हैं, यहाँ तक मिटा दिए, समझिएगा ध्यान से। अब एक चीज लेके चलते हैं, के का वैल्यू हो गया तो एल का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग एल का वैल्यू निकालेंगे, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एल बराबर ए के लिखा हुआ है, ये तो आपको पता है ना, के तो माने हैं, तो यहाँ पे ए के लिखा हुआ है, ठीक है, तो ए के, तो देखो ध्यान से ए इंटू के बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई, यहाँ से हो जाएगा इसका एल बराबर ए बाई रूट अंडर, देखो ध्यान से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से एम बराबर, तो एम देखो यहाँ पे ध्यान से, एम बराबर बी के लिखा हुआ है ना, तो ये बी के हो गया, तो बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा आपका सी, देखो एन बराबर क्या है, सी के है, तो सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे एल एम एन मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, एल एम एन मिल गया। तो एक चीज बताइए ध्यान से, आर कैप बराबर, चलो यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे जगह है नहीं एक्चुअली, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, सबका काम हो गया है, चलिए देखें, तो आपको एल मिल गया यहाँ से, एम मिल गया यहाँ से, और एन मिल गया यहाँ से, हो गया ना। तो यहाँ से चलिए आर कैप, ये हम लोग पहले से जानते हैं, आर कैप बराबर क्या होता है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप होता है ना। यहाँ से आर, ये आर है ना, तो इसको आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, ऐसे करके। यहाँ पे देखो ध्यान से एल, तो एल के जगह पे क्या हो जाएगा, तो एल के जगह पे हो जाएगा ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस एम के जगह पे देखो ध्यान से, एम बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बाई, तो हो जाएगा आपका बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस एन के जगह पे क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा के कैप। यहाँ देखो सब में है ना सेम, तो इसको कॉमन कर ले, तो हो जाएगा आपका 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका आर वेक्टर बाई मोड ऑफ आर वेक्टर है, यानी ये मैग्नीट्यूड है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अगर आपका यहाँ पे, और एक चीज और बता दूं, वेयर, समझिएगा ध्यान से, वेयर
ये जो है आपका ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो। अगर दिया रहा है डायरेक्शन रेशियो तो निकलेगा क्या, वेक्टर। अगर दिया रहा है डायरेक्शन कोसाइन तो निकलेगा यूनिट वेक्टर। ओके डन। चलिए तो थैंक यू सो मच, और प्लीज अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो हम लोग आगे बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो पे क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, चलो देख कर बताता हूँ। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन हुज, यहाँ पे क्या है ना कि आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोल रहा है। whose direction ratios डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है उसका आर, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 - 6 3, 2 - 6 और 3। तो आपको निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है। और दिया हुआ क्या है, डायरेक्शन रेशियो, ये दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, तो आप लोग को एक चीज पता है, मैं यहाँ पे बता भी दूं एक बार, कि अगर डायरेक्शन रेशियो रहे, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आर वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में है ना, देखो तो ये है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म है, तो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए बी सी जो है दिया हुआ, ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। कोई दिक्कत, ए बी सी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगर इसको यूनिट वेक्टर में लिखा रहता, तो यूनिट वेक्टर में लिखा रहता तो जाहिर सी बात है बदलता है ये सब चीज, ठीक है। तो मैं बस उसमें आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिख देते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, यहाँ पे ये जो है ना यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रहेगा। तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रहेगा ना, जब कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रहेगा तो आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट है एल एम एन, यह डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, समझ में आ रहा, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में DCS लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को DRS लिखते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को करना क्या है। आपको दिया हुआ क्या है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, तो आप वेक्टर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो वेक्टर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे गिवन है, गिवन 2 - 6 डायरेक्शन रेशियोज 2 - 6 और -3 नहीं है, 3 है। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर देखा जाए तो a = 2 है, b = -6 है और c = 3 है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखे, क्योंकि रेशियो है ना, डायरेक्शन रेशियो, तो वेक्टर फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं एकदम चुटकी में, ठीक है। यहाँ देखो, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ लेट r वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, समझ में आने के बाद तो आप आराम से उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो ए आई कैप ए इक्वल टू 2 आई कैप प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो -6 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये जो आया ये वेक्टर फॉर्म में आया। और वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है, जो यहाँ से मिला सकते हैं आप। निकालने के लिए आपको बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन, तो आप क्या कीजिए, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यूनिट वेक्टर बराबर होता क्या है, ध्यान से देखो, यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर बाय मोड ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये होता है यूनिट वेक्टर आपका। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये तो हमको पता है, ये निकालना पड़ेगा ना,
मोड ऑफ आर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो यहाँ से मोड ऑफ आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसी तरह से मैग्नीट्यूड निकलता है, आप लोग को पता है, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, 4 प्लस 36 प्लस 9, 36 4 40 और ये हो जाएगा 49, तो यहाँ आ जाएगा रूट 49 बराबर 7, ठीक है। इसका रूट कितना 7 आता है ना। तो ये मैग्नीट्यूड निकला, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकला 7, क्या निकला 7। अब हम लोग बात करते हैं, वेक्टर भी हमको पता है और मोड भी पता है, मतलब मैग्नीट्यूड भी पता है, तो यूनिट वेक्टर निकाल दे। चलिए देखें, तो यूनिट वेक्टर निकालते हैं यहाँ से। सो आर कैप बराबर, देखो थोड़ा सा कैप लगा दे इसको, क्या हो जाएगा, मोड ऑफ आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। मोड ऑफ आर वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ तो ध्यान से देखो, तो मोड ऑफ आर वेक्टर 7 है और वेक्टर है 2 आई कैप, यहाँ हो जाएगा 2 आई कैप -6 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। देखिए ध्यान से, आर वेक्टर बराबर 2 आई कैप -6 जे कैप प्लस 3 के कैप है, और मोड ऑफ आर वेक्टर कितना निकाले, 7 निकाले, यहाँ पे आ गया कितना 7। अब इसको ना अलग अलग कर देते हैं, तो आर कैप इक्वल टू 2/7 आई कैप -6/7 जे कैप प्लस 3/7 के कैप। अब यहाँ पे बताओ ये किस फॉर्म में है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रहता है, ध्यान से देखिएगा। तो आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है, क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पर देख लीजिए आपको मिल गया डायरेक्शन कोसाइन। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर 2/7 -6/7 3/7। इसको चाहो तो एल इक्वल टू लिख सकते हो, इसको एम इक्वल टू लिख सकते हो, इसको एन इक्वल टू लिख सकते हो। समझ में आ रहा कुछ, यही है आपका आंसर, और ये समझ में आ रहा, तो आंसर हो गया। समझ में आया, जब आपको वेक्टर दिया रहा है, डायरेक्शन रेशियो दिया रहा है, तो आप कैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालिएगा, डायरेक्शन रेशियो दिया रहा है तो कैसे निकाल सकते हैं। अब आपको क्या है ना कि वेक्टर ही दिया रहेगा और बोल देगा कि डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, ठीक है। और कभी कभी ना आपको डायरेक्शन कोसाइन दे देगा, बोलेगा ये निकालने के लिए, तो आराम से रिवर्स मार लीजिएगा, क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, find the direction cosines of the flowing vectors. Find the direction cosines of the following vectors. यहाँ पे एक में वेक्टर है, आपका 2 आई कैप प्लस जे कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, और दूसरा वेक्टर है आपका यहाँ पे -i कैप -k कैप, ठीक है। इसी में निकालते हैं, इसका क्या निकालने के लिए बोला, देखो तो ध्यान से, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है हम लोग को। क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या करें, फटाफट से लिख देते हैं जो दिया हुआ है। तो सोल्यूशन है गिवन, आपका गिवन जो है एक में, ठीक है, एक में गिवन है। देखो एक के लिए बता दें, चलिए यहाँ पे एक लिख देता हूँ। तो 2 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, तो यहाँ पे गिवन है जो, वो आपका हो जाएगा गिवन। देखो ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है ना। चलो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे आसानी हो जाएगा। तो 2 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, ठीक है, -2 के कैप, ये वेक्टर फॉर्म में लिखिए। अब बताइए ये 2 यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, ये क्या है, ये आपका डायरेक्शन रेशियोज है। क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट क्या देगा, तो हमको डायरेक्शन कोसाइन देगा।
तो इसका यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या कर ले, इसका मोड निकाल लेते हैं, मतलब हो गया मैग्नीट्यूड। चलिए, तो मैग्नीट्यूड आर वेक्टर रूट अंडर, बताइए आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। यहाँ से बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4 + 1 + 4, 4 4 8 और 1 9, यहाँ हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो कितना आया, इसका 3 आया। तो देखो मैग्नीट्यूड आ गया आर वेक्टर का, और आर वेक्टर में मिला हुआ, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, सो यूनिट वेक्टर निकालना है यहाँ पे, तो यूनिट वेक्टर आर कैप बराबर आर वेक्टर बाई मोड ऑफ आर वेक्टर। यहाँ देखिए आर वेक्टर कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ये है ना, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, यहाँ पे लिख दिए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कितना आया है, 3 आया है, यहाँ पे 3 लिख दिए। अब इसको ना थोड़ा सा अलग अलग करके लिख देता है, यहाँ पे आर कैप बराबर 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप माइनस 2/3 के कैप, इसको अलग अलग करके लिख दिए। अब बताइए ये किस में है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है, तो चूंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, आर कैप बराबर कितना है, तो 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप माइनस 2/3 के कैप, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है, तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है, तो आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट क्या देगा, तो इसका कोफिशिएंट देगा आपको डायरेक्शन कोसाइन। देखो डायरेक्शन कोसाइन बराबर 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा और -2/3 हो जाएगा। ओके डन, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि आपका फायदेमंद है या कुछ आपको हेल्प कर रहा है आपके स्टडीज़ में, तो प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। ठीक है।